नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने जो विषय लेकर आए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हमने चर्चा की कि द्वितीय भाव के अधिपति यदि कुंडली के विभिन्न भावों में बैठें तो वह कैसा परिणाम देंगे। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कि यदि द्वितीय भाव में अन्य सभी ग्रह में से बारी बारी से देखेंगे, अन्य सभी ग्रह बैठकर स्थित होकर कैसा परिणाम, कैसा फल, कैसा रिजल्ट देते हैं, उसके बारे में हम आज समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, सेकंड हाउस का एनालिसिस चल रहा है और यह है पार्ट 5 है। यह भाव कुटुंब, धन, वाणी आदि से संबंधित भाव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भाव में अन्य ग्रहों का बैठना कैसा परिणाम आपके जीवन में लेकर आता है, इसकी चर्चा करते हैं। हमेशा की तरह आपके सामने यहाँ पर एक ब्लैंक चार्ट है, एक कुंडली है, जिसमें हम यह देखेंगे कि कौन से ग्रह बैठकर कैसा फल देते हैं। दूसरे भाव को पहले समझें। यहाँ पर आप यह पेन देख रहे हैं, ये पहला भाव है जिसको हम लग्न भाव कहते हैं। लग्न भाव से अगर हम देखें तो जो दाहिनी साइड है, राइट साइड है, वहाँ का ये जो खाना है, यह जो होगा यह 12वां भाव होता है और उसी के लेफ्ट साइड में ये जो खाना है, ये है जो होगा ये दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव धन, वाणी, कुटुंब आदि से संबंधित भाव होता है। इस भाव से हम बहुत सारे विश्लेषण करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस को भी अगर हमें देखना है तो हम इसी भाव से जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हो, हम दूसरे भाव में आज देखेंगे कि बारी बारी से कौन सा ग्रह बैठकर कैसे परिणाम देता है और अगर वहाँ पर एक से अधिक ग्रह बैठे तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और उन परिणामों को मिश्रित करेंगे। पहले हम समझेंगे कि यदि बारी बारी से देखेंगे कौन सा ग्रह बैठकर कैसा परिणाम देता है। यदि इस भाव में सूर्य विराजित हो जाए, यदि इस भाव में सूर्य विराजित हो जाते हैं तो अब देखिए लग्न कोई भी है, अभी हमने यहाँ पर लग्न को फोकस नहीं किया है, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है कि किस लग्न के लिए, लेकिन कोई भी लग्न है उसमें अन्य ग्रह जब बैठेंगे, द्वितीय की हम बात नहीं कर रहे, अन्य ग्रह जब बैठेंगे तो वह कैसा परिणाम देंगे, एक सामान्य रूप से हम यहाँ पर यह समझेंगे। यदि सूर्य यहाँ पर बैठ जाए और मानकर चलिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, कहने का अर्थ है कि मेष राशि है, तो वहां पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर सूर्य खुद इस भाव के अधिपति हो तो उनकी स्वय राशि हो जाएगी। अगर यह स्थिति बनेगी तो ऐसा जो जातक होगा वह आध्यात्मिक मूल्यों को बहुत ही वैल्यू देता है, आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है, नैतिक उन्नति उसको प्राप्त होती है और वह नैतिक रूप से जीवन जीता है। उन्नति और विश्वास प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। लेकिन यदि यहीं पर 7 नंबर लिखा हो या कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हों जो सूर्य के शत्रु राशि में आते हों, अर्थात सूर्य का शत्रु क्षेत्र हो दूसरा भाव, शत्रु क्षेत्र जब होगा जब उसका मालिक सूर्य का शत्रु होगा, या फिर सूर्य वहां आकर नीच होते हैं, तो 7 नंबर अगर यहां लिखा हुआ है तो सूर्य वहां आकर नीच होंगे। तो जब भी ऐसी कोई अवस्था होगी कि सूर्य अपने नैसर्गिक शत्रु के घर में हो, मानकर चलिए यहां पर सूर्य को अगर हम देखें कि सूर्य क्या है, अगर वह पीड़ित हो जाए, पाप ग्रह उनको ज्यादा देख रहे हैं, तो ये सभी जो स्थितियां हैं सही नहीं होती। लेकिन यदि ये पीड़ित ना हो
तो ये यहाँ पर धर्मार्थ कार्य करने और धन के लिए भी अशुभ नहीं होते। ऐसा कहते हैं कि सूर्य दूसरे भाव में अच्छा फल नहीं देते, नष्ट करने का ये कार्य करते हैं जिस भाव में होते हैं, लेकिन ये अशुभ परिणाम नहीं देंगे। ये कब नहीं देंगे? जब ये अपने भाव में हो, उच्चस्थ हो, तब ये अशुभ परिणाम नहीं देंगे। लेकिन उसी के विपरीत यदि यह पीड़ित हो जाएं और इनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये क्या करेंगे? क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब आपका विवाह के बाद ही कुटुंब बनता है, तो इसलिए ये विवाह में विलंब करा देंगे, वैवाहिक जीवन में परेशानियां ले आएंगे और शासन से विवाद भी ये देते हैं, क्योंकि शुक्र सूर्य का नैसर्गिक शत्रु है और शुक्र सूर्य का क्या है? नैसर्गिक शत्रु है। और द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र की यदि युति हो जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए सुख में नहीं होती। अब सूर्य के साथ में अगर शुक्र बैठे तो शुक्र अगर हो जाए तो ये वैवाहिक सुख के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती। हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? ये स्थिति खराब स्थिति है। इसके लिए वैवाहिक सुख के लिए। यहां ये स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि यदि चंद्रमा यहां इस भाव में विराजित हो, अगर चंद्रमा इस भाव में विराजित हो जाते हैं तब क्या स्थिति बनती है? देखिए, चंद्रमा का इस भाव में विराजित होना जातक को धनी, आकर्षक, प्रेम करने वाला, स्त्रियों पर मुग्ध होने वाला और कलात्मक गुण संपन्न बनाता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा वाणी का भाव है। चंद्रमा स्वयं मधुर है, मधुरता देंगे, लोग उनसे आकर्षित होंगे और ऐसा व्यक्ति स्वयं भी स्त्रियों पर मुग्ध रहता है, सुंदर होता है, प्रेम करने वाला होता है। और यदि यही चंद्रमा शुभ ग्रह से भी अगर दृष्ट हो जाए तो ऐसा जातक संगीत का विशेष गुण लेकर जन्मा होता है और विदेशी भाषाओं में भी ऐसा जातक पारंगत होगा, तो विदेशी भाषाएं भी आएंगी। लेकिन यदि चंद्रमा यहां पर शत्रु क्षेत्री हो, आप पीड़ित हो, पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ती हो, शनि से पीड़ित हो जाए या फिर अमावस्या के आसपास के चंद्रमा हो, जो क्षीण चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा हो, तो यह धन की हानि कराते हैं, गरीबी अर्थात दरिद्रता उस व्यक्ति को देते हैं और ऐसे व्यक्ति की जो पैतृक संपत्ति है उसको विलुप्त कराने का भी यह चंद्रमा कारण बनते हैं। तो इसके लिए एक मैं विशेष सूत्र दूंगा आपको कि यदि चंद्रमा और मंगल की युति इस भाव में हो जाती है, चंद्रमा और मंगल की युति यदि इस भाव में हो जाती है तब उसका क्या अर्थ है? तो ऐसा जातक यदि ऐसी युति बने तो ऐसा जातक औषधियों से संबंधित शिक्षा प्राप्त करता है और व्यवसाय भी करता है। और अगर किसी ने ऐसा व्यवसाय नहीं किया है तो वह करेगा तो सफल अवश्य होगा। चर्चा करेंगे मंगल की। यदि इस तीसरे भाव में, माफ कीजिए, यदि इस दूसरे भाव में जो मंगल हैं, मंगल विराजित हो जाए और अगर ये मंगल अपने, हम वही बात करेंगे, मंगल या तो अपना उनका 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो यहां पर, तब उस स्थिति में जो मंगल होंगे, आप देख लीजिए इस भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है। मंगल का वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, तो यह मंगल की अपनी राशि है, तो स्व राशि में हो, या फिर यहां 10 नंबर लिखा हो तो वह उच्च के होते हैं, मकर राशि में, या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो अथवा शुभ भावों का स्वामी होकर होते हैं तो ये साहसिक कार्य और तत्परता देते हैं, ये उत्तराधिकार और पैतृक संपत्ति में सफलता दिलाते हैं। अगर हम बात करें अन्य स्थितियों की, कहीं नीच हो रहे हैं, शत्रु क्षेत्री हैं और बाकी स्थितियां इन पर जैसे कि दृष्टि हैं, दृष्टि अशुभ दृष्टियां इनके ऊपर पड़ रही हैं, ये सभी स्थितियां जातक को क्रूरता, क्रोध, पारिवारिक झगड़े
कम खर्च करने वाला, स्वादहीन भोजन के प्रति प्रेम करने वाला, दांतों और आंखों के रोग से पीड़ित होने वाला और दुर्घटनाएं उसके साथ में होने की संभावनाएं रहती हैं। हानि और शासन का असंतोष उसको प्राप्त होता ही होता है। द्वितीय भाव में अगर मंगल कुंडली में मंगल दोष भी बना रहे हैं, देखिए द्वितीय भाव में भी मंगल कुंडली में मंगल दोष बनाते हैं, तो क्या होता है, तो वैवाहिक जीवन के जो आनंद हैं और आयु इनके लिए अच्छे नहीं होते और उनकी पत्नी जो भार्या है उसकी मृत्यु अथवा किसी प्रकार से अलगाव या फिर दूसरे विवाह की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। यहां हमने मंगल की स्थिति को समझा। अब हम बात करेंगे बुध की स्थिति की। बुध अगर बुध यहां पर विराजित हो जाए, अगर बुध यहां पर विराजित हो जाए तब वह क्या स्थिति बनेगी। देखिए हम फिर से बात करेंगे कि जातक को यह क्या देते हैं, धनवान बनाएंगे, बड़े हृदय वाला बनाएंगे, बड़े दिल वाला बनाएंगे, अत्यधिक बुद्धिमान होगा ऐसा जातक और अच्छी वाणी का बोलने वाला होगा, हास परिहास करने वाला होगा, कलाकार होगा, आकर्षक और सुंदर लिखावट करने वाला ऐसा जातक होता है। और यदि कुंडली का शुभ ग्रह होकर यह बुध स्थित हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो कहने ही क्या है। तो यहां पर जो बुध की स्थिति है बहुत अच्छी मानी जाती है और यह एक अच्छी शिक्षा देने में भी उसको सहायक होते हैं, लखपति बनाते हैं, आजकल तो करोड़पति कहें, तो सहन सुख अच्छा प्रदान करते हैं। लेकिन यदि यह बुध यहां पर नीच अवस्था में आ जाए, आप पीड़ित हो जाएं या फिर शत्रु क्षेत्री हो जाते हैं, अशुभ ग्रहों के प्रभाव या युति से इन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये शुभ ग्रह हैं, लेकिन यदि जिस ग्रह के साथ में ये विराजित हो जाएंगे उसके जैसा परिणाम देते हैं। तो ये नीच हो तो ये शिक्षा में रुकावट भी दे देंगे, धन संपत्ति में भी रुकावट दे देंगे। इनके संबंध में मैं आपको कुछ विशेष बातें और बताना चाहूंगा, तो विशिष्ट सूत्र की तरह आपके काम आएंगे। विशिष्ट सूत्र यहां पर ये बनेंगे। यदि मैंने पहले बताया बुध और यहां पर हम देखें बुध और चंद्रमा की यदि युति बने तो ऐसा जो जातक होगा वह आम लोगों से अपने खुद के प्रयास से लाभ को अर्जित करने वाला होगा। वहीं यदि बुध की अगर हम देखें बुध और शुक्र की युति इस भाव में बने, दोनों शुभ ग्रह शुक्र भी और बुध भी, तो बुध की और शुक्र की युति यहां बने तो यह स्थिति बहुत सुंदर होती है। ये ऐसा जातक आधुनिक कला से भी लाभ प्राप्त करता है, जो आजकल जो कला है उसके माध्यम से, संगीत के माध्यम से और किसी भी आर्ट के माध्यम से ऐसा जातक सौंदर्य पूर्णता से संबंधित, कला क्या है, सौंदर्य से संबंधित है और ऐसा जातक इससे संबंधित होकर लाभ प्राप्त करता है। वहीं यदि बुध की युति गुरु बृहस्पति के साथ में बन जाती है, अगर बुध की युति गुरु बृहस्पति के साथ में बन जाती है तब इस स्थिति में ऐसा जातक एक अच्छा गणितज्ञ होता है, गणित में बहुत अच्छा होता है, उसका डिसीजन बहुत अच्छा होता है, अच्छे निर्णय लेने वाला होगा, उसके अंदर एक आंतरिक ज्ञान उत्पन्न रहता है और नैतिक सिद्धांतों के द्वारा ऐसा जातक निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करता है। यहां तक हमने देखे शुभ ग्रहों के साथ में बुध की युति। अब हम देखते हैं कि यदि बुध की शनि के साथ में युति हो जाए तब स्थिति क्या बनेगी। अगर शनि के साथ में यह युति हो जाए तब क्या स्थिति है। यदि यह शुभ दृष्ट हो, ध्यान दीजिए, यदि यह शुभ दृष्ट हो, कोई दृष्टि इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो इन दोनों के ऊपर, तब तो बहुत अच्छी स्थिति है। शुभ दृष्ट हो तो राजनीति में उसको पहुंचाएंगे, कठोर परिश्रम से उसको लाभ अवश्य कराएंगे,
राजनीति में पहुंचाएंगे, कठोर परिश्रम से लाभ उसको कराएंगे। यहां पर हमने समझा बुध की स्थिति को। आगे अब हम समझेंगे गुरु बृहस्पति यदि इस भाव में विराजित हो जाएं। तो गुरु इस भाव में विराजित होते हैं। अब देखिए, द्वितीय भाव में बृहस्पति जातक को काव्य रचने के कौशल से युक्त बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति कवि होता है, काव्यों की रचना करता है और न्यायाध्यक्ष या जिलाधीश, जिसको हम कहते हैं मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, भी बनाने का काम करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर गुरु बृहस्पति किसी जातक की जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में, अच्छी स्थिति में द्वितीय भाव में विराजित हैं, तो इसका अर्थ है यदि वह न्यायाध्यक्ष अथवा जिलाधीश जैसे जो नौकरियां हैं उनकी तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से गुरु की जब भी दशा काल होगा उसमें उस व्यक्ति को, जातक को सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा जातक कम बोलने वाला लेकिन मीठा बोलने वाला होता है, धनवान होता है, दूसरों का आभार मानने वाला होता है, सुंदर व्यक्तित्व का होता है और बुद्धिमान, जैसे बृहस्पति उसको बनाते हैं। ऐसा जातक ऊर्जावान होगा, दूसरों के प्रति वह दयाभाव रखने वाला होगा और प्रसिद्ध होगा और दूसरों की कोमल अनुरक्ति का आनंद प्राप्त करता है। लेकिन हम बात करें उसकी भार्या की, पत्नी की, क्योंकि ये कलत्र भाव से संबंधित भी है, कलत्र से अष्टम है। और आप देखो, कलत्र से अष्टम है और जो जातक है, जो लग्न है, उससे द्वितीय भाव है। तो यहां पर हम किसको देखेंगे? यहां पर उसकी भार्या को देखते हैं। तो उसकी भार्या कैसी होगी? एक सुंदर स्त्री होती है और जातक को कई स्रोतों से धन अर्जित वह करता है। ये कुटुंब भाव है, इसलिए हम यहाँ पे पत्नी भाव को भी देखेंगे कि पत्नी कैसी होगी, सुंदर होगी, अगर गुरु की यह स्थिति कुंडली में बनती है। अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो मैंने बुध के साथ में गुरु की चर्चा करी वो आप पहले ही समझ चुके हो, तो उसकी मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करूंगा शुक्र की। जो शुक्र हैं, दैत्य गुरु शुक्र या सुंदरता के यह देवता हैं। तो ये जातक को यहां पर शुभ ग्रह हैं, जातक को कवि, एक अच्छा कथाकार बनाएंगे और एक अच्छा कलाकार बनाते हैं, सौम्य बनाते हैं, मृदुभाषी बनाते हैं, अच्छा मीठा बोलने वाला होगा, धनवान होगा, प्रतिष्ठित होगा, दयावान होगा और खान पान का शौकीन भी उस जातक को ये बनाते हैं। एक पुस्तक है चमत्कार चिंतामणि। तो चमत्कार चिंतामणि के मत के अनुसार जो द्वितीय भाव है उसमें शुक्र होने से जातक सुशील स्वभाव का होता है और दूसरों को प्रसन्न करने वाला, मधुर वाणी बोलने वाला होता है। वह आकर्षक होता है, रंगीन वस्त्रों का शौकीन होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है और धार्मिक विचारों वाला ऐसा जातक होता है और अपने परिवार के संस्कारों एवं रिवाजों का प्रतिपादन करने वाला और संरक्षण करने वाला भी ये शुक्र उस जातक को बनाते हैं। ऐसा जातक विलासी, स्त्रियों का आसक्त भी होता है। अब हम देखें शुक्र के साथ में यदि चंद्रमा भी यहां पर बैठे हो, युति बने शुक्र और चंद्रमा की, तब इस स्थिति में ऐसा व्यक्ति समाज में उठने बैठने और यात्राओं से लाभ को अर्जित करने वाला होगा। वहीं अगर हम बात करें कि शुक्र विशेष रूप से, यहाँ थोड़ा हमको ध्यान देना होगा, शुक्र और गुरु की युति यदि इस भाव में बने तो ऐसा जातक मित्रों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से लाभ को अर्जित करने वाला होता है। शुक्र की अगर उनके परम मित्र, नैसर्गिक परम मित्र शनि के साथ में युति बने तब क्या स्थिति होगी? शुक्र की स्थिति यदि अपने मित्र शनि के साथ यहां पर बने तो यहां पर हमें कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। यदि शनि लग्न, पंचम या नवम भाव के स्वामी हो, ध्यान दीजिए ये शनि है, ये यहाँ के स्वामी हो, लग्न के स्वामी हो, पंचम के स्वामी हो या फिर नवम के स्वामी हो, कहने का अर्थ है त्रिकोण भाव के स्वामी हो, तो धन संग्रहित करने के लिए यह अच्छा योग है। ध्यान दीजिए, धन संग्रहित मतलब धन को इकट्ठा करना,
जो सेविंग करना, इसको हम धन संग्रहित कहेंगे, इसके लिए अच्छा योग है। लेकिन यदि पीड़ित हो तो दृष्टि दोष एवं धन हानि यह देता है। उस व्यक्ति को दृष्टि दोष भी होती है और धन हानि की समस्या भी रहती है, और परिवार के लिए यह भय सूचक भी होता है यदि पीड़ित हैं तब। और इस स्थिति में ऐसा जातक दरिद्रता से जूझता रहता है, हानियां उठाता रहता है, लेकिन भगवान एवं गुरु के प्रति वह निष्ठावान होता है। यहां पर आप समझ गए, यदि इन 3 भावों की स्थितियां नहीं बन रही, अगर इन 3 भावों की स्थितियां नहीं बन रही हैं, बाकी का है तो अच्छा नहीं है। अगर यहां कहीं से भी पीड़ित है, किसी भी ग्रह से पीड़ित है, तब ये परिणाम अच्छे नहीं देगा। अब बात करेंगे कि यदि शुक्र का हमने यहां पर देख लिया शनि के साथ में, अब हम देखें शुक्र और मंगल की यदि युति हो जाए। अब शुक्र की मंगल की युति, या ये हम इसको कह सकते हैं मंगल से पीड़ित भी कहेंगे हम इसको, तो ऐसा जातक असावधान होगा, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला होगा और बहुत खर्चा करने वाला होता है। शुक्र के मंगल के साथ में युति इस प्रकार से उतावला उस जातक को बनाती है। चलिए आगे हम बात करेंगे शनि की। यदि दूसरे भाव में शनि विराजित हैं, इसके बारे में चमत्कार चिंतामणि में कहा गया है कि शनि के द्वितीय भाव में होने से जातक दरिद्र होता है, लेकिन विदेशी भूमि में सभी सुख एवं खुशियां प्राप्त करता है। दरिद्र कहाँ होगा? अपने जन्म स्थान पर, और दूर जाएगा तो वहां पर वह जितना दूर होगा उतना विदेशी भूमि अर्जित करेगा, सुख और खुशियां प्राप्त करेगा। ऐसा जातक अपने मित्रों से अप्रसन्न होता है और उनसे झगड़ा करता रहता है। ऐसा जातक झूठा होता है और उसकी वाणी में दोष भी होता है, और उसका परिवार उसको छोड़ भी देता है। कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के जो डाइवोर्स आदि हैं उनके होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। उसका चेहरा कठोर और विकृत बताया गया है, और उसका छोटा भाई नहीं होता। जीवन के अंतिम पड़ाव में वह विदेशी भूमि में वास करता है और समृद्धि को प्राप्त करता है। यह कहा गया है चमत्कार चिंतामणि, उनका मत है चमत्कार चिंतामणि का, कि मत है कि शनि के दूसरे भाव में विराजित होने पर यह सभी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे राहु को। राहु यदि इस भाव में विराजित हैं, राहु यदि इस भाव में विराजित हैं, तो सभी प्रकार की संपत्ति होने के पर्यंत भी ऐसा जातक दरिद्रता का जीवन यापन करता है। सब कुछ है, लेकिन राहु का यहां विराजित होना उसको जीवन ऐसा ही देगा। वह जीवन दरिद्रों जैसा व्यतीत करेगा, और मित्र और संबंधियों से उसके अच्छे संबंध नहीं होते। ऐसे जातकों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और वे वाणी दोष और नाक और गले की समस्याओं से भी पीड़ित होते हैं। और यदि पीड़ित हो तो परिवार की हानि, विरोधियों की संख्या और अधिक कर देगा। जातक विदेशी भूमि में तो धनवान होगा, विज्ञान, अध्ययन और उत्तराधिकार और पैतृक संपत्ति से लाभ, और भूमि एवं व्यापार में ऐसा जातक सफलता भी प्राप्त करता है। अब देखिए यहां पर एक विशेष बात है राहु के साथ में, कि यदि कन्या अथवा कुंभ राशि में ये द्वितीय भाव में स्थित हैं तो अच्छे होंगे। ध्यान दीजिए, राहु की हमने सारी विवेचना करी, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ 6 नंबर लिखा हो, यहां पर यदि 6 नंबर लिखा हो, या यहां पर 11 नंबर लिखा हो और तब राहु बैठे हो, तब ये इनका परिणाम अच्छा होता है। ये खूब उत्तराधिकार से पैतृक संपत्ति, धन लाभ, भूमि, व्यापार सभी कुछ देने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में बताया गया है वह स्थितियां इनकी
रहती हैं। बात करेंगे केतु की। केतु यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में केतु मेष, मिथुन, कन्या राशि अथवा शुभ राशि में हो तो अपार धन संपदा, लाभ, खुशियां, मृदु भाषा और सफलता प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर 1 नंबर लिखा हो जहां केतु बैठे हुए हैं, यहां पर 3 नंबर लिखा हो, ठीक है, और यहां पर 6 नंबर लिखा हो, 3 नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर और केतु विराजित हो, तो यह केतु उस जातक को खूब सारे धन संपत्ति प्रदान करते हैं, खुशियां प्रदान करते हैं और मृदुभाषी उसको बनाते हैं, अच्छी वाणी देते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि इनको छोड़कर अन्य यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में यह जातक को मानसिक उग्रता देने वाले होते हैं, उसको बहुत जल्दी उग्र हो जाता है, क्रोध आता है बहुत जल्दी। शासन द्वारा ऐसे व्यक्ति को दंडित कराते हैं, उसको धनहानि दिलवाते हैं और उसकी वाणी को कठोर बनाते हैं और कटु बनाते हैं। तो यह केतु का प्रभाव रहता है। आज हमने जाना कि यदि दूसरे भाव में ग्रह बैठे तो क्या परिणाम उनका निकल कर आता है, क्या फलादेश होता है, इस टॉपिक को आज हमने समझा। आशा करता हूं यह विषय आपको स्पष्ट रूप से अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि तृतीयेश का विभिन्न ग्रहों से संबंध यदि हो तो कैसा वह परिणाम देने वाले होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।